सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज़ खान। कोविड-19 की तीसरी लहर, कोरोना की तीसरी लहर दुनिया में बहुत तेज़ी से अपने असरात दिखा रही है। पाकिस्तान बहुत मोहतात अंदाज से आगे चल रहा था। हुकूमत की पॉलिसीज़ थी पहले मरहले के अंदर, फिर दूसरी लहर के अंदर भी जो सूरत हाल थी उसके अंदर इमरान खान साहब को हमेशा देखते थे कि वो मास्क के बगैर नहीं हैं, डिस्टेंस पे रहते थे, कैबिनेट में, मीटिंग्स में, हर जगह पर बहुत दूर रहते थे। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर यह कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान को कोरोना पॉजिटिव हो गया है। चंद रोज़ पहले उन्होंने वैक्सीन भी ली थी, पहला डोज लिया था। क्या वैक्सीन लगाने के बाद भी कोरोना हो सकता है? क्या वैक्सीन कोरोना होने से नहीं रोक सकती? क्या वज़ीर आज़म पाकिस्तान को पहले से ही कोरोना था, वैक्सीन बाद में लगाई गई? और ये तीसरी लहर जो पूरे सिस्टम को ले रही है, कोई कह रहा है ब्राज़ील से आया था, कोई कह रहा है बरतानिया से आया था, कोई कह रहा है कि भाई अमेरिका से आया था, अफ्रीकन वायरस है। ये वायरस कैसे मालूम होगा ये बरतानिया का है, ब्राज़ील का है, अफ्रीका का है? कैसे पता चलेगा या कैसे पता चला है? और फिर हुकूमत बहुत सारी पाबंदियां लगा रही है, बहुत सारी एयरलाइन से मुतालिक पाबंदियां हो रही हैं, शादी ब्याह की से मुतालिक पाबंदियां हो रही हैं और लगने जा रही हैं। आहिस्ता आहिस्ता लगा कि स्कूल की छुट्टियों से मुतालिक भी दोबारा से बनाया जा रहा है, क्योंकि अगर इमरान खान जैसी शख्सियत जो कि रोज़ाना जिम करते हैं, रोज़ाना एक्सरसाइज करते हैं, जो कि एक फिट तरीन इंसान है, अगर पाकिस्तान में काउंट किया जाए 10 फिट तरीन लोगों का इमरान खान उसमें से हैं, अगर उनको कोरोना पॉजिटिव हो सकता है तो फिर किसी को भी हो सकता है। इस सारे मामले में मुसलसल पाकिस्तान में क्या हो रहा है, उसकी तहकीक दुनिया में क्या हो रहा है, पाकिस्तान की स्टेप्स किस तरह से हो रहे हैं, दो शख्सियात मुसलसल इसके ऊपर नजर रखे रही हैं। दोनों शख्सियात इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर बारी खान साहब जो इंडस हॉस्पिटल के CEO हैं और डॉक्टर अताउर रहमान साहब जो पाकिस्तान के सबसे बड़े साइंसदान हैं, मुसलमान उम्मा के भी सबसे बड़े साइंसदान हैं, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, डॉक्टर अताउर रहमान साहब, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अताउर रहमान साहब, आपको आवाज आ रही है सर? जी आ रही है मुझे। डॉक्टर साहब, इमरान खान साहब को कोविड कैसे हो सकता है? इतनी ज्यादा वर्जिश, इतनी एहतियात, लोगों से ना मिलना, लोगों से हाथ ना मिलाना, सब कुछ के बावजूद वैक्सीन ले ली, इमरान खान साहब को कोविड पॉजिटिव कैसे हो गया? जी सबसे पहले बात समझने की है कि वैक्सीन उन्होंने अभी 1 रोज पहले ली है और वैक्सीन से प्रोटेक्शन जो मिलती है वो मिलती है चंद हफ्ते बाद। जैसे जैसे आपकी कुछ हफ्ते चाहिए होते हैं कि आपके जिस्म में इम्यूनिटी डेवलप हो और आपको प्रोटेक्शन मिले। तो अगर उन्होंने कल वैक्सीन लगाई है तो कोई प्रोटेक्शन अभी तक उनको चंद 2-3 हफ्ते तक तो कोई बहुत कम प्रोटेक्शन होगी उनकी, और प्रोटेक्शन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाती है जैसे ही जिस्म के अंदर एंटीबॉडीज बढ़ती हैं। तो उस दौरान जो है आपको यकीनन आपको अटैक भी कर सकता है कोरोना वायरस, और यही गालिबन हुआ है कि उनको हफ्ता भर पहले या चंद रोज पहले कोरोना वायरस से एक्सपोजर हुआ है। और एक्सपोजर इस वजह से हुआ है कि ये बहुत ज़्यादा मीटिंग्स में इमरान खान साहब जा रहे हैं, रोज़ाना सुबह कहीं शाम कहीं बहुत सारे लोगों से मिल रहे हैं। हाँ, SOPs का ख्याल रखा जा रहा है, लेकिन SOPs 100% प्रोटेक्ट नहीं करती। आप मास्क भी पहने हो तो आप फिर भी प्रोटेक्टेड 100% नहीं होते, क्योंकि लोग फिर भी आपसे 3-4 फुट दूर होते हैं, खांसते हैं, सांस लेते हैं, हवा के अंदर वायरस फैलता है। और जो मास्क होता है आपको 95% के करीब प्रोटेक्ट करता है, लेकिन जनरली आपको 100% प्रोटेक्शन कोई मास्क नहीं देता। तो इस वजह से रिस्क बहरहाल फिर भी रहता है अगर आप लोगों से मिला रहे हैं। अच्छा डॉक्टर बारी खान साहब, आप बहुत मुतहरिक मुहिम चलाते रहे, आपका हॉस्पिटल, आप सिंध गवर्नमेंट के साथ बहुत कनेक्टेड रहे। ये तीसरी लहर, इमरान खान साहब कोरोना पॉजिटिव हो गए, हम समझते हैं कि SOPs पे अमल दरामद होने से चीजें बेहतर होती हैं। अब आपको क्या लगता है कि हुकूमत को क्या स्टेप्स लेने चाहिए स्कूलों से मुतालिक, होटल से मुतालिक, शादी हॉल से मुतालिक? ये तीसरी लहर कितनी खतरनाक है? 9.4% पॉजिटिव रेशो है पाकिस्तान में इस वक्त कोविड पॉजिटिव का। देखें, अस्सलाम वालेकुम जी। मेरे ख्याल में जो हमने पहली वेव में जिस किस्म की स्ट्रिक्ट लॉकडाउन की तरफ गए थे उसी किस्म की लेनी पड़ेगी। अच्छा। अब ये ना ये वायरस जो है आपका जो है ना ये UK वेरिएंट है। आज असद उमर भी कह रहे थे कि ये जो है ना 50% से ज्यादा UK वेरिएंट है जो कि ज्यादा वेरिएंट है। इसकी जो फैलाव बहुत तेजी से होता है, 70% ज्यादा पहले वेरिएंट से ज्यादा तेजी से फैलता है।
तो इसलिए जो वो दी थी, और मेरे अपने ख्याल में जो मैंने पहले भी कहा कि ट्रांसपोर्ट को भी रोकना पड़ेगा इन लोगों को। अच्छा। सख्ती जरा बढ़ानी पड़ेगी। और असद उमर भी आज की मैंने सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि जी अब हमको ज्यादा सख्ती करनी पड़ेगी। अच्छा डॉक्टर साहब, सख्ती अब क्या हो? डॉक्टर अताउर रहमान साहब, सख्ती क्या हो? हमने पहले वाली लहर जो आई उसके अंदर देखा लॉकडाउन बड़े बड़े हुए, सॉफ्ट लॉकडाउन हुए, सिंध हुकूमत ने बहुत सख्ती की। हमारे लोग उस तरह से करते नहीं हैं। शादी ब्याह की तकरीबात हो रही हैं, स्कूल्स भी खुल गए हैं, एयरलाइंस भी चल रही हैं, ट्रेन्स भी चल रही हैं, कहीं पर कोई वो नहीं। और अब अगला महीना रमजान का है, एक मुश्किल टाइम नजर आ रहा है। डॉक्टर अताउर रहमान साहब, क्या पाकिस्तान को करना चाहिए? एक तो स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज को बंद करना पड़ेगा। शादी हॉल्स और दूसरे जो फंक्शंस हैं उनको उसी तरीके से रोकना पड़ेगा जैसे कि पहले लॉकडाउन में, जो पिछले साल गर्मियों में जो हमने किया था, उसी तरह हमें करना पड़ेगा। हवाई जहाज़ों के अंदर जो सफ़र है उसमें एक सीट छोड़ के जो खाली जा रही थी उसको मैंडेटरी करना पड़ेगा। अच्छा। इस वक्त भर के जा रहे हैं। और दूसरे जो नॉन एसेंशियल इंडस्ट्रीज हैं, जो सनतें हैं, उन इलाकों में जहां ये ज्यादा फैल रहा है उनको भी आपको बंद करना पड़ेगा, क्योंकि एसओपीज पर अमल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आपको अब सख्ती बढ़ानी पड़ेगी। और जो बसों के अंदर सफर है वह उस पर भी पाबंदी करनी पड़ेगी कि कितने लोग बस के अंदर सफर कर सकते हैं और मास्क पहन के सफर करें। वरना बसें जो भर भर के जाती हैं, आपने देखा कराची में और बहुत से शहरों में, वो तो बहुत ज्यादा वहां पे रिस्क पैदा हो जाता है। तो बहुत सारे इकदाम आपको उसी तरीके से लेने पड़ेंगे जैसे कि आपने पहले वेव के शुरू में लिए थे, क्योंकि ये उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है जो पहली वेव थी। क्योंकि ये जो B117 जो वेरिएंट है, इसमें 17 जगह पे म्यूटेशन हो चुकी हैं और खास तौर पे 8 म्यूटेशन, 8 तब्दीलियां उस जगह पे हुई हैं जो स्पाइक एस प्रोटीन की जगह है, जिसके जरिए दाखिल होता है। और उसी की वजह से, जैसे डॉक्टर बारी फरमा रहे थे, ये 70% ज्यादा तेजी से फैलाव हो रहा है, क्योंकि ये म्यूटेशन उस जगह पे हो गई हैं। तो हमें उसी हिसाब से फिर सख्ती भी फौरी तौर पे करनी पड़ेगी। डॉक्टर बारी खान साहब, ये बताइए कि हम वैक्सीनेशन वाले मरहले में आ गए हैं। इमरान खान साहब ने लगाया, सीनियर सिटीजन लगा रहे हैं। अब इसके अंदर भी कोई तब्दीली की जरूरत है, यानी कि सीनियर सिटीजन ही लगवाते रहे, पैरामेडिकल स्टाफ को लग गया, या आम शहरियों को भी अब जो है वो वैक्सीन लेने की तरफ बढ़ना चाहिए? जी डेफिनेटली। असल पे वो जो ये प्रायोरिटी सेट हुई भी है, ये सप्लाई के ऊपर है, डिमांड सप्लाई के ऊपर। सप्लाईज जितनी होंगी उसी हिसाब से प्रायोरिटाइज किया जाएगा। अच्छा। तो जरा सप्लाईज को बढ़ना चाहिए। जब सप्लाईज बढ़ेंगी तो सबको खोलना पड़ेगा और सेंटर्स को, ज्यादा सेंटर्स बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि अभी भी जो कम सेंटर्स के ऊपर इन्होंने एकदम ये कहा था कि जिस 70 साल से उम्र वाले किसी भी सेंटर में जाके लगा ले बगैर किसी अपॉइंटमेंट के, तो एकदम रश सेंटर्स पे बढ़ गया था, जो कि सही नहीं है। उसकी वजह से ये फैलाव होगा। तो सेंटर्स को बढ़ा के, अभी 14 सेंटर्स के ऊपर, अगर कराची में है तो कराची के 2 करोड़ से ज्यादा आबादी के ऊपर इनको सेंटर्स बढ़ाने हैं, जो कि बढ़ा भी रहे हैं, ये लोग बढ़ा भी रहे हैं। और एहतियाती जो है ना तदाबीर, वैक्सीन लगाने के बाद भी एहतियाती तदाबीर करनी पड़ेंगी, एसओपीज पे अमल करना पड़ेगा। ये मत समझें कि आपने वैक्सीन लगा दिया, जैसे डॉक्टर अताउर रहमान साहब ने कहा कि जी कि इसको कुछ हफ्ते लगते हैं आपकी इम्यूनिटी डेवलप होने, एंटीबॉडीज बनने के अंदर। पहली डोज में 2 हफ्ते बाद होती है, फिर सेकंड डोज जब लगती है तो 6 से हफ्ते में जाके काफी आपकी प्रोटेक्शन हो जाती है। और ये एफिकेसी जो है ना, किसी की 85% है, किसी की 90% है, किसी की 95% है। तो कुछ परसेंटेज ऐसी है जिसके बाद भी, लेकिन अच्छी बात यह है कि ये आपको प्रोटेक्शन दे देती है। अगर खुदा ना खास्ता जो आप उस 5% में या 10% में आ गए जिनको एफिकेसी ना हो, तो आपको जो है ना, आपकी प्रोटेक्शन जो है ना, ये डेथ को 100% प्रोटेक्ट करती है। और आपको अगर होगा भी तो माइल्ड होगा, सीवियर किस्म का नहीं होगा। तो लगाना जरूरी है, वैक्सीन लगाना जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर बारी खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया रहमान साहब। ये तीसरी लहर आसान नहीं है। इस मुल्क में के वज़ीर आज़म, जो कि रोज़ाना वर्जिश करते हैं, एक सुपरस्टार क्रिकेटर रहे हैं, जो अपनी लाइफ के अंदर वर्जिश को बहुत अहमियत रखते हैं, जो बहुत SOPs पे अमल दरामद करते हैं, ये तीसरी लहर के अंदर इमरान खान साहब शिकार हो गए हैं। कोरोना का बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है। मास्क लगाएं, घर से बाहर ना निकलें, 30 सेकंड तक हाथ धोएं, बच्चों को बाहर ना जाने दें, खुद भी बहुत ज़रूरी हो तो घर से बाहर निकलें, एहतियात करें, बहुत एहतियात करें। दूसरा अहम तरीन मसला पाकिस्तान में है, अपोजिशन का इत्तेहाद कायम रहेगा नहीं रहेगा। उसका पहला इम्तिहान
पहला इम्तिहान कराची में होने जा रहा है। फैसल बावड़ा साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया। NA 249 से वहाँ पर इंतखाबात हो रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना कैंडिडेट उतारा है, मुस्लिम लीग ने अपना कैंडिडेट उतारा है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून एक साथ क्यों नहीं आ रहे, और कैंडिडेट भी हैं। और सबसे बढ़कर मुस्तफ़ा कमाल साहब PSP के जो कि चेयरमैन हैं, वो भी इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। वो क्यों ले रहे हैं, उनकी कितने वोट्स होंगे, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट भी ले रही है। पूरा मंजरनामा है क्या, और PDM वर्सेस हुकूमत कामयाबी होगी, हुकूमत इत्तेहाद कामयाब, कोई कैंडिडेट तक पहुंच सकता है, नहीं पहुंच सकता है, मामला है कि इस पर भी हम बात करेंगे। दूसरा, PDM का रास्ता अब बनने किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी ने PDM को कितनी बार हाथ दिखाया, दानिशमंदी से दिखाया, नहीं दिखाया। बिलावल हाउस में मीडिया सिस्टम को चलाने वाले सीनियर रहनुमा है नज़ाकत, सरदार नज़ाकत साहब इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सरदार नज़ाकत साहब। और हमारे कराची की ब्यूरो चीफ शाहिद जुतोई साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। पहले नज़ाकत साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीदों की पार्टी है, कारकुन जियाले हैं, इत्तेहाद जो बना अपोजिशन का, वो लगता है ऐसा था कि चलेगा, काफ़ी अरसे तक कह तो रहे हैं कि चलेगा चलेगा, लेकिन उसके पहिए वहिए, इंजन विंजन, डिग्गी विग्गी सब कुछ हिल रही है, और पीपल्स पार्टी की पॉलिसीज़ की वजह से हिल रही है। देखें फैसल भाई, पहली बात तो ये कि पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की वो वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है जो पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेटिक सिस्टम इस वक्त चल रहा है, उसमें सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दी हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन कुर्बान नहीं हुए, बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी लीडरशिप को पाकिस्तान के इस डेमोक्रेटिक सिस्टम की ट्रांजैक्शन के लिए कुर्बान किया है। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे ज़्यादा इस चीज़ पे एहतियात कर रही है कि पाकिस्तान के अंदर जो ट्रांजैक्शन पीरियड चल रहा है, जो एक डेमोक्रेटिक पार्टी दूसरी डेमोक्रेटिक पार्टी को अपनी पावर शिफ्ट कर रही है, ट्रांजैक्शन हो रही है, तो हमें ज्यादा एहतियात करने की जरूरत है। अच्छा, तो आप चाहते हैं कि इमरान खान साहब जो है पूरे 5 साल, मैं इस बात पे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 5 साल, उसमें इमरान खान साहब को स्टेप डाउन करवाने के लिए जरूरी नहीं है कि हम पूरे पाकिस्तान से इस्तीफे दे दें या इस सिस्टम को के लिए साबित हों या इस सिस्टम को डिरेल करने की कोशिश करें। उसके लिए पार्लियामेंट सबसे बेटर फोरम है कि हम इमरान खान साहब को वहाँ पार्लियामेंट में टफ टाइम दे सकते हैं और बहुत सारा प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लॉन्ग मार्च कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन है। लेकिन अगर हमारे PDM के दोस्त अगर ये समझ रहे हैं कि एकदम से अगर इस्तीफे दे दें, तो मैं नहीं समझ रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर इस्तीफे देने से लॉन्ग मार्च करते हैं, लॉन्ग मार्च नहीं, जो पाकिस्तान जो डेमोक्रेटिक सिस्टम, जो पाकिस्तान के आइन के मुताबिक अपोजिशन को डेमोक्रेटिक सिस्टम का प्रोटेस्ट का हक है इस डेमोक्रेटिक सिस्टम में, उसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तैयार है। लेकिन इस्तीफे भी हमारा आखिरी ऑप्शन होना चाहिए, उसमें चाहिए कि पहले इस्तीफे दें फिर लॉन्ग मार्च करें। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त दानिशमंदी की जरूरत है। मुल्क के लार्जर इंटरेस्ट में पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को सोचना है कि हमने इस डेमोक्रेटिक सिस्टम को डीरेल नहीं करना, बल्कि इसी के अंदर रहते हुए सिस्टम में रहना है। पीपल्स पार्टी कहती है इसी सिस्टम में रहना है, हुकूमत नहीं गिरानी। मुस्लिम लीग नून कहती है इस्तीफे दो, हुकूमत गिराओ, हमारी बारी आनी चाहिए। सायरा अफजल तारड़ साहिबा मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा इस वक्त मौजूद हैं। सारा अफजल तारड़ साहिबा, ये जो हम बिखरता हुआ शिराजा देख रहे हैं अपोजिशन इत्तेहाद का, और बहुत मुख्तलिफ किस्म की राय है पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की, कोई एक ऐसा पॉइंट आ सकता है कि जिसके अंदर सूरत हाल कुर्बत की हो, जैसे कि NA 249 के इंतखाबात हैं, PDM अपना कोई मुत्तफिका कैंडिडेट यहां पे ला सकता है? बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो अभी आपने कहा कि हमें हुकूमत में आने दो, आने के लिए हम सारा कुछ कर रहे हैं। अगर आप गौर करें तो हमारा जो मकसद है ना इस वक्त, और बारहा ये PDM के फोरम पे हमारी पार्टी भी कह चुकी है, मौलाना साहब भी, कि हम निज़ाम की तब्दीली पे बात कर रहे हैं, हुकूमत की तब्दीली पे बात नहीं कर रहे। हम सब जिस प्रोसेस से आए हैं, और मेरा ख्याल है कि अब अगला सवाल आपका ये होगा कि आप इसी तरह आप इसका हिस्सा थे, पैदावार थे, लेकिन जो असल चीज है वो ये है कि एक हुकूमत जो कि सिलेक्टेड थी, जो कि लोगों की मर्जी के खिलाफ थी जी, और उस पे करप्ट और नाअहल भी है, उसको भी घर जाना है। अब इस्तीफे जो बात अभी मैं सुन रही थी, देखें हम कोई अनडेमोक्रेटिक बात नहीं करना चाहते। इस्तीफे देना कहाँ लिखा है कि जमहूरी गैर जमहूरी है?
कहाँ लिखा है कि ये जमहूरियत को डीरेल करती है। और सबसे बड़ी बात है कि पीडीएम की तमाम जमातें लीडर पाई है, उस वक्त के बाद वो जो भी फैसला करेंगे उनको हक हासिल है कि वो आप अपने बारे में। पीपल्स पार्टी तो ये कहती है ना कि जमहूरी तरीके से सिस्टम को पूरा होना चाहिए, इस्तीफे सबसे आखिरी हल है। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब आपके सीनियर रहनुमा, वो आज राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि हम बकरा ईद के बाद जो है ना कुर्बानी करेंगे इनकी इस हुकूमत की। देखिए, मेरा जो ख्याल है वो ये है कि जो चीज गलत है ना वो गलत है। अगर कोई हराम चीज घर में ले आए तो हम कहें कि चूंकि अब घर में और कोई चीज नहीं है तो हम ये खाएंगे, हमने ये खानी है क्योंकि और कुछ नहीं है खाने को। जमहूरियत ये नहीं, इसमें कहाँ से जमहूरियत? ठीक है, क्या अर्ली मिड टर्म इलेक्शन नहीं दुनिया में होते? चले मैं शाहिद जतोई साहब का ब्रेक से पहले इनपुट ले लेता हूँ। शाहिद साहब, हम 249 में मुस्लिम लीग नून को, पीपल्स पार्टी को एक जगह पे होता देख सकते? जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में हो सकता है कि मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मिफ्ता इस्माइल साहब जो हैं वो पीडीएम के मुश्तरका उम्मीदवार हों। अच्छा। लेकिन अभी तक इस मामले पे कोई क्लियर बात नहीं है। नून लीग को इस हवाले से बात करना पड़ेगी पीडीएम के लोगों से। जमीयत उलमा इस्लाम के कारी उस्मान साहब भी इस वक्त उम्मीदवार हैं और पीपल्स पार्टी के कादर मंदोखेल साहब भी उम्मीदवार हैं। भारी कैंडिडेट हैं तीनों, और तीनों भारी कैंडिडेट हैं और तीनों ने साबका इलेक्शंस में बहुत अच्छे वोट लिए हैं। और मुस्तफ़ा कमाल भी तो हैं। मुस्तफ़ा कमाल भी हैं, भारी कैंडिडेट है, पहली दफ़ा वो यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले पीटीआई का जो इलेक्शन, आपको मैं ये बड़ा दिलचस्प हल्का है जी, बहुत दिलचस्प हल्का है। इट इज़ ओपन फॉर ऑल। यहाँ आबादी का तनासुब इस तरह है कि मुख्तलिफ लिसानी गिरोहों के लोग आबाद हैं और मुख्तलिफ लिसानी गिरोहों की मुख्तलिफ आबादियाँ जो हैं वो इसमें यहाँ रहती हैं। उनका ख्याल, बिरादरियाँ जो हैं वो यहाँ रहती हैं। अच्छा, बिरादरी लेवल पे भी उम्मीदवार खड़े हुए हैं और ख़ास तौर पर अवान बिरादरी का जो वो है, उनका कहना ये है, शहजाद अवान पीटीआई के जो एमपीए हैं, उनका कहना यह है कि मैं सिर्फ अवान बिरादरी के वोट से पीटीआई को जितवा सकता हूं, इसलिए आफरीदी को हटाएं, इसलिए अमजद आफरीदी को टिकट ना दें। उन्होंने इस हवाले से। साहब मैं न्यूज़ ब्रेक ले लेता हूं, उसके बाद करते हैं। NA 249 ये तय करेगा पीडीएम इत्तेहाद कितना मजबूत है। अगर पीडीएम मुत्तफिका कैंडिडेट अपना उतारता है तो फिर हुकूमत यहां हार जाएगी, लेकिन अगर वोट डिवाइड होंगे तो सूरत हाल कुछ भी हो सकती है। इस ब्रेक के बाद बात करते हैं। वेलकम बैक। कराची का हल्का 249 NA 249, फैसल वाडा साहब ने इस्तीफा दिया है। वहां पे ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं, बड़ा भारी भरकम इन्वायरमेंट है। तय करेगा पीडीएम का अगर मुत्तफिका कैंडिडेट आता है तो सूरत हाल क्या होगी, और अगर ऐसा नहीं होता तो पीपल्स पार्टी मौलाना फजलुर रहमान साहब के कैंडिडेट और जनाब अली मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट ये वोट काटेंगे और रास्ता निकल सकता है पीटीआई के लिए। पीटीआई के अंदर बहुत इख्तलाफ आते हैं यहाँ पर, लेकिन रास्ता निकल सकता है। बड़ी अहमियत की सीट है और पहली बार MNA के इंतखाबात इस हल्के से लड़ने के लिए जा रहे हैं मुस्तफ़ा कमाल साहब, जिन्होंने बड़ी मुतहरिक किस्म की कैंपेन्स पूरे पाकिस्तान में चलाई हुई हैं। सूरत हाल क्या होती है, लेकिन दिलचस्प तरीन बात यह है कि 1997 के इंतखाबात में इमरान खान साहब इस नशिस्त से लड़ चुके हैं। उन्हें सिर्फ और सिर्फ 2000 वोट मिले थे। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट उस वक्त ये सीट जीत गई थी। अब सूरत हाल ये है कि शाहिद जतोई साहब, मैं चौहान साहब को भी, फयाजुल हसन चौहान साहब को भी इसमें शामिल करूंगा, लेकिन पहले थोड़ा सा हल्का बताइए और किसकी पोजीशन भारी है, जरा मंजरनामा दीजिए शाहिद जतोई साहब। फैसल साहब, ये 1997 तक जो है ये हल्का था NA 184 और इसमें जो है मैं आपको आपने जैसे बताया कि दिलचस्प सूरत हाल यह है कि NA 184 में इमरान खान साहब ने पहली दफ़ा कोई इलेक्शन लड़ा था और यहीं से लड़ा था और 2000 वोट लिए थे सिर्फ। और यहाँ जो है दिलचस्प बात यह है कि यहाँ पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार भी कामयाब होते रहे, मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार भी कामयाब होते रहे, MQM के उम्मीदवार भी कामयाब होते रहे और एक दफ़ा MMA ने भी ये सीट ली। हकीम कारी गुल रहमान ने 2002 यानी मुस्तकिल तौर पर किसी की सीट नहीं, मुस्तकिल तौर पर किसी। यहाँ आबादी का तनासुब ऐसा है कि यहाँ हर लिसानी गिरोह के लोग बड़ी तादाद में मौजूद हैं और मुख्तलिफ लिसानी गिरोह की
जो बिरादरियां हैं उनकी आपस की भी सियासत है। तो इस वक्त 55 उम्मीदवार हैं। 55 उम्मीदवार NA 249 के ज़िमनी इंतखाबात में। 55 उम्मीदवार हैं इस वक्त। और इसमें वो लोग हैं जो समझते हैं कि उनकी बिरादरी के वोट बहुत ज़्यादा हैं, वो इस उम्मीद से उन्होंने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। अच्छा शाहिद साहब, मैं बात को आगे बढ़ाता हूं, लेकिन फयाजुल हसन चौहान साहब इस वक्त मौजूद है। उनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए एक पंजाब की सियासत के हवाले से सवाल दे देता हूं और फिर ये चाहूँगा कि इस ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से भी वो बात करें। चौहान साहब, राना सोनल्ला साहब कहते हैं कि बकरीद आ रही है, इस हुकूमत की हम कुर्बानी करेंगे। इस बकरीद पे क्या नज़र आ रहा है आपको? कुर्बानी होती नज़र आ रही है या इस मुस्तहकम हो गया, PDM ने रास्ता बना दिया आप लोगों के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हैरान हूँ कि अगर राना सनाउल्लाह साहब ने ये बयान दिया है तो मुझे उनकी अकल के ऊपर मातम करने को जी चाह रहा है। अभी ताज़ा जो है ना, आज से 3-4 दिन पहले आसिफ जरदारी साहब ने एक जरदारी सब पे भारी के मजाक इस PDM का जो है वो जनाजा बड़ी धूमधाम से निकाला था। वो कहते हैं ना कि मुनाफिकत का जनाजा है, बड़ा धूम से निकले। तो इतना धूम से जनाजा निकाला कि एक कंधा एक साइड से बिलावल जरदारी ने दिया और दूसरा कंधा दूसरी साइड से आसिफ जरदारी ने दिया। और इनकी शक्लें जो है ना शाकर की तरह कि तू शाकर आपसे आना है, सारी बूथियां देख, हालात में कुछ के मता इनके चेहरे लटके हुए हैं। और अभी भी अगर ये बकरा ईद की बात करते हैं तो मुझे इनकी अकल पे मातम करने को जी चाह रहा है। इनके पल्ले कुछ राह कोई नहीं है, वेले हो गए हैं, कोई जनाब अहमियत नहीं रही, रसवाई जगहसाई और सियासी बेहयाई इनके खाते में आई। और फिर भी जनाब अभी अगर बढ़ के मार रहे हैं तो फिर अल्लाह मालिक है। चले अल्लाह मालिक है। चले ये बताएं कि NA 249 में इख्तलाफात क्यों हैं PTI में इतने? आफरीदी साहब के खिलाफ अवान बिरादरी खड़ी हो गई, इनको सीट क्यों दिया? अमजद आफरीदी का तो यहाँ पे कोई बैकग्राउंड ही नहीं है। सीट बचा लेंगे फैसल वाउडा की आप लोग? देखिए इस इशू के ऊपर अगर आप कराची के किसी साथी को लेते तो वो ज्यादा अच्छा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फयाजुल चौहान साहब। बिल्कुल सही, कराची से किसी रहनुमा को लेते हैं, लेकिन मैं तो समझता था फयाजुल हसन चौहान साहब नेशनल लीडर, लेकिन खैर कोई बात नहीं। सरदार नज़ाकत साहब, पीपल्स पार्टी PDM की तरफ कोई ऐसा रास्ता बढ़ा रही है या आप अपने कैंडिडेट के साथ ही खड़े होंगे और पीपल्स पार्टी जीत जाएगी यहाँ से? फैसल भाई, पहले तो मैं आपने कहा कि फयाजुल हसन साहब को कहा कि नेशनल लीडर, मैं समझ रहा हूँ कि अगर यही इस तरह के लोग अगर आप उनको नेशनल लीडर समझते हैं तो मेरे ख्याल में जिस तरह इन्होंने कहा वो चले गए, जिस तरह गुफ्तगू कर रहे थे ऐसे लग रहा था कि कोई गली मोहल्ले में कोई ऐसा आवारा किस्म का आदमी गुफ्तगू कर रहा था। जिस तरह उनकी स्टेटमेंट उन्होंने जिस तरह बात की है, मैं इमरान खान ने पाकिस्तान के अंदर कोई रोल तो अदा नहीं किया, कोई मसाइल हल तो नहीं किए, लेकिन जिस तरह के ज़बान रखने वाले लोगों को इमरान खान ने पाकिस्तान के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया और जो गुरूर इनके अंदर है, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इनका हाल काफ लीग से बेहतर होगा और पाकिस्तान के अंदर ये लोग पाँव पकड़ेंगे और इनको किसी सियासी जमात का हिस्सा कोई नहीं बनाएगा। जहाँ तक आपने बात की PDM की, मैं ये समझ रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर इस बेहतरीन हुकूमत के खिलाफ, इस धांधली ज़दा हुकूमत के खिलाफ, इस सेलेक्ट हुकूमत के खिलाफ इंशाल्लाह पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट अपना पूरा जोर लगाएगी कि पाकिस्तान के अंदर इस हुकूमत से पाकिस्तान के अवाम को छुटकारा हासिल करे। देखिए जहाँ तक असल मामला है कि अगर PDM यहाँ पर इत्तेहाद के साथ नहीं आती है, ये बात नहीं, हमने गिलगित-बल्तिस्तान के अंदर भी एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ा है और मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान के अंदर इसके बाद भी जो इलेक्शन होगा वो दो सियासी जमातों के दरमियान होगा, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान। ये जो बनाई गई पार्टी है, ये चाइना कटिंग की तरह ये पॉलिटिकल पार्टी होती हैं। आप काफ लीग की हालत देख लें, उससे पहले ज़ियाउल हक साहब आपको याद होगा कि किस तरह रेफरेंडम करवा रहे थे। तो मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान के अंदर इस हुकूमत से छुटकारा हासिल करने के लिए PDM अपना रोल अदा करेगी और पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान को लीड करेंगे इंशाल्लाह। चलिए आपको तारड़ साहिबा, हम अगर NA 249 को देखें, वैसे तो PDM के अंदर मुख्तलिफ आ रहा है हर हवाले से और इस्तीफे देने ना देने के हवाले से भी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन एक आम राय यह है कि अगर इस सबसे बड़े ऐसे मार्के के अंदर अगर PDM साथ आती है तो सिनेरियो चेंज हो सकता है। आप समझती हैं इसके ऊपर काम हो रहा है या होना चाहिए, एक मुतफ़िका कैंडिडेट आए? लाइन ड्रॉप हो गई, उनसे दोबारा साहब
ये एक ऐसा इम्तिहान नजर आता है आम आदमी के लिए। तो ये है कि भैया सब मिलकर जलसे निकाल रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, पूरे शहर पूरे पाकिस्तान के अंदर जलसे जुलूस निकाले। जहां इमरान खान साहब ने इंतखाबात में हिस्सा लिया, फैसल वाडा साहब ने रिजाइन कर दिया। तो ये सारी सूरत हाल के अंदर शायद सर किसका पलड़ा आपको भारी नजर आ रहा है? अगर पीडीएम का एक कैंडिडेट नहीं होता तो फिर क्या होगा? अगर पीडीएम का एक कैंडिडेट नहीं होता तो वोट मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और जेयूआई में तकसीम होगा। जेयूआई के कारी उस्मान साहब जो हैं यहाँ 2-3 दफ़ा 20,000 से ज़्यादा वोट ले चुके हैं। और मुस्लिम लीग नून जो है यहाँ पिछले इलेक्शन में मियाँ शहबाज शरीफ सिर्फ 700 वोटों से हारे थे। उनके मुकाबले में भी सारे कैंडिडेट थे। तो ये इम्कान है कि मुस्लिम लीग नून का वोट है। इस वक्त पीटीआई जो है वो इख्तलाफात का शिकार है। अभी तक ये तय नहीं हो सका कि उनका कैंडिडेट कौन होगा। अच्छा, अगर अमजद आफरीदी नहीं होगा? अमजद आफरीदी हैं तो वहाँ के जो एमपीए हैं मलिक शहजाद आवान, जो वहाँ की जो NA 249 के नीचे जो सीट है, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है, वो उनका साथ नहीं देंगे। अगर हुनैद लाखानी को टिकट मिलता है तो भी साथ नहीं देंगे। अच्छा। दिलचस्प सूरत हाल ये है कि हज़ारा बिरादरी के वहाँ बहुत ज़्यादा वोट हैं। जुनैरा रहमान साहबा और फुजारा खान साहबा ये पिछले इलेक्शन में NA 238 मलीर से पीटीआई की उम्मीदवार थीं जी। अब उन्होंने आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। उनका ख्याल ये है कि हज़ारा बिरादरी वहाँ ज़्यादा है। हज़ारा बिरादरी की कैंडिडेट के तौर पर ये पीटीआई मैं ज़रा हमारे साथ जो है वो बड़े मुतहरिक नौजवान हैं कराची के, आलमगीर खान साहब बहुत मुतहरिक रहते हैं, MNA भी मुंतखब हुए हैं, पीटीआई के रहनुमा हैं। आलमगीर साहब, आपकी कोशिशें काविशें कराची में बोलती हैं, आप मेहनत करते हैं, मोहब्बत करते हैं कराची वालों से और ख़िदमत करते हैं, ग्राउंड पर नज़र आते हैं। ये आपकी खिदमत, आपकी पार्टी की कोशिशें, मेहनतें आपको नज़र आती कि फैसल वाडा की सीट आप बचा लेंगे? और ये क्राइसिस है पीटीआई का कि अब तक कैंडिडेट फाइनल नहीं हो सका, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, इस्तीफे हो रहे हैं, ये मसला हल हो जाएगा? देखिए, हम तहरीक इंसाफ एक जमहूरी पार्टी है और इख्तिलाफ राय पार्टी के अंदर लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं, लेकिन इन द एंड जब पब्लिक आउटरीच होती, जब कैंपेन शुरू होती, तो यकीनन उसकी एक डिफरेंट स्ट्रेटेजी होती और डिफरेंट पिक्चर होती। तो इंशाल्लाह, और उसके लिए सब एक होते हैं, सब एक होकर। अभी आपका कैंडिडेट कौन है? अभी कैंडिडेट कौन है? ऑफिशियली अमजद आफरीदी अनाउंस हो चुके हैं। अमजद आफरीदी अनाउंस हो गया। जब टिकट देने का सिलसिला था, उसका जब फैसला हो रहा था, तो उस दौरान लोगों ने लड़ाई झगड़े भी किए, अपने एतराज़ात भी किए, एहतजाज भी किए, लेकिन अब वो फैसला चूंकि पार्टी की तरफ से हो चुका है तो हर शख्स उस पर लबैक करता है और पूरी सपोर्ट करेंगे। और हमें ये अच्छा, चलिए ये बताएं, अब आपका अमजद आफरीदी साहब का पीटीआई का मुकाबला आप सबसे ज्यादा अपने क्लोज किस पार्टी के कैंडिडेट को समझते हैं? किससे मुकाबला आपका? और देखिए, जनरल इलेक्शन में जो सेकंड नंबर पे था, हम उसी को अपना मुकाबला में समझते हैं। ठीक है जी। और चूंकि वहाँ ये इन मोहतरम ने बिल्कुल ठीक कहा कि वहाँ पे मुख्तलिफ बिरादरियां हैं और हम उन बिरादरी को देखते हुए, और सबसे अहम चीज ये कि हमारा जो कैंडिडेट है वहाँ का लोकल है और नौजवान है, जो ये चीज हमेशा से कराची में अपीलिंग रही है। चले, अब आपके पॉइंट से आया कि मुकाबला मुस्लिम लीग नून और पीटीआई का है, जैसे आप कह रहे हैं। तो लेकिन फैसल भाई, मैं आपको ये बताऊं कि 2018 के इलेक्शन में तीसरे नंबर पे थे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवार। ओहो। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवार ने 24,000 वोट लिए थे। इनके कैंडिडेट कौन है? इनका कैंडिडेट इस वक्त मुफ्ती आबिद हुसैन साहब हैं। मुफ्ती आबिद पिछली दफ़ा भी वो वही थे, उन्होंने 24,000 वोट लिए थे। और दिलचस्प बात यह है कि हल्का 249 के नीचे जो सूबाई असम्बली की नशिस्त है PS 115 जी, वहाँ इस वक्त भी तहरीक लब्बैक के उम्मीदवार हैं कासिम, सरप्राइज हो सकता है, मुफ्ती कासिम फखरी साहब जो हैं इस वक्त सिटिंग MPA हैं, सिंध असम्बली के मेंबर हैं। ये पूरा हल्का उनका है, ये हल्का जीत के बैठे हुए हैं। मैं शायद साहब आपके पास आता हूं। साहिरा अब्दुल तारड़ साहिबा मेरे पास आ गई, एक मिनट, मैं उनसे उनका पॉइंट ऑफ व्यू ले रहा हूं। मुस्लिम लीग नून यहाँ पे बहुत मजबूत पोजीशन पे और तहरीक पीटीआई के जो MNA हैं वो इसको तस्लीम कर रहे हैं। तारड़ साहिबा, अगर पीडीएम का मुत्तफिका कैंडिडेट आपका उम्मीदवार बन जाए तो जीत आपकी यकीनी है, कोशिशें जारी हैं इस हवाले से?
देखिए जी, मैं तो समझती हूँ कि असूली तौर पे जो पीडीएम में फैसले हुए थे जी कि ये जो बाई इलेक्शन जितने भी होंगे उनमें हम मुतफिका उम्मीदवार खड़ा करेंगे जी। नौशहरा में भी एएनपी ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया जी और शायद उनको ये लगा कि ये उनका एरिया है या जो भी जी। तो रनर्स अप शहबाज शरीफ साहब ये इलेक्शन जीते हुए थे जी 200 वोटों से वो हारे 700 और वोटों से। काउंटिंग नहीं हुई जी 700 से। तो जी। मेरा ये है कि पीडीएम को ये फैसला करना चाहिए हाँ। और तहरीके इंसाफ के मुकाबले में, और इसके लिए कोशिशें भी जिस लेवल पे हो रही होंगी। और मैं ये समझती हूँ कि इस वक्त कराची के लोगों को भी एहसास हो गया है हाँ। और जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत की हालत है तो इसलिए मुझे लगता है कि इंशाअल्लाह ताला ये इलेक्शन हम जीतेंगे। और मिफ्ता इस्माइल साहब का अगर आप कैंडिडेचर देखें तो वो इसलिए अच्छा है कि वो उनकी एक गुडविल भी है, एक पढ़ी लिखी मतलब उम्मीदवार हैं और उनकी बरादरी का भी मखलूक है। तो मुझे ये लगता है कि इलेक्शन बहुत इंटरेस्टिंग होगा। इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन असल फैसला इस बात पे है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जो बड़ी पार्टियां हैं वो मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी तैयार करने के बाद एक कैंडिडेट लेकर आए। आप समझते हैं कि इस पे बात सरदार नज़ाकत साहब होनी चाहिए और एक कैंडिडेट पीडीएम का है? देखें, मैं हमारा सीसी का इजलास भी होने जा रहा है कुछ दिन बाद और ये सारी चीज़ें डिस्कस होंगी और मुझे उम्मीद है कि अगर पीडीएम कोशिश करेगी, मैं ज़ाती तौर पे समझ रहा हूँ कि एक ही कैंडिडेट होना चाहिए और इस हुकूमत के ख़िलाफ़ वो रेफरेंडम होगा कराची में कि जो जिस तरह पाकिस्तान के अंदर बेरोजगारी, महंगाई और अगर आप ये बात करते हैं तो फिर तो पीपल्स पार्टी को माननी पड़ेगी। मिस तारड़ जो कह रही हैं उसमें चूंकि नंबर 2 के ऊपर रहे ना, वो तो लीडरशिप फैसला करेगी, हमारी लीडरशिप और इनकी लीडरशिप बैठ के फैसला करेंगी कि किस शख्सियत को इस इलाके से कैंडिडेट होना चाहिए। और मैं समझ रहा हूँ कि हमारा ज़ाहिर है हम भी पीडीएम, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीडीएम का हिस्सा है और हम पीडीएम का हिस्सा रहना चाहते हैं और अगर पीडीएम के जो फैसले होंगे उसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मानो तस्लीम करेगी। लेकिन टिकट का फैसला ज़ाहिर है हमारी लीडरशिप फैसला करेगी। जो लीडरशिप फैसला करेगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हर कारकुन टॉप टू बॉटम उसको ऑनर करेगा। और अगर देखें ज़ाहिर है पीडीएम तो अभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हिस्सा है पीडीएम की और ज़ाहिर है हमारी आपस में कम्युनिकेशन भी होगी, मीटिंग्स भी होंगी। जो हमारी लीडरशिप दोनों पार्टियों की और मौलाना फजलुर रहमान साहब ज़ाहिर है पीडीएम के प्रेसिडेंट हैं, जो फैसला करेंगे तो उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह उसको ऑनर करेगी। ये 54 कैंडिडेट हैं, इसमें से आप सबसे ज्यादा भारी भरकम किसको समझते हैं? मिफ्ता इस्माइल साहब जो हैं वो उस इलाके के लिए कोई अजनबी नहीं है। उसकी वजह यह है कि उनके वालिद इस्माइल साहब जो हैं वहाँ इसी हलके में उनका बहुत ज़्यादा काम है वेलफेयर का। कभी उन्होंने सियासी हवाले से नहीं किया, उन्होंने अपने मजहबी हवाले से और वेलफेयर के हवाले से वो उस हलके में काम करते रहे हैं और उनकी बिरादरी के लोग भी वहाँ अच्छे खासे मौजूद हैं। और उनके वालिद मिफ्ता इस्माइल साहब के वालिद साहब का बहुत एहतराम है उस हलके में। हर गली में, मोहल्ले में, हर जगह जो है उस हलके में जो भी बड़ी जगह हैं वहाँ लोग उनको जानते हैं उनके मुख्तलिफ उनकी खिदमत के हवाले से। तो मिफ्ता इस्माइल उनके लिए अजनबी नहीं है। अगर मिफ्ता इस्माइल साहब के वोट JUI ने और पीपल्स पार्टी ने काटे और जो कि बड़ा वोट है, पीपल्स पार्टी का भी है और JUI का भी बड़ा वोट है, तो 20-20 हज़ार के करीब है। तो फिर जो है आप ये देखें कि कराची में जितना भी ज़िमनी इलेक्शन हुए, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने 2018 से ज़्यादा वोट लिए ज़िमनी इलेक्शंस में हर हल्के में। वो भी बहुत ज़्यादा जोर लगा रहे हैं इसलिए कि पिछली दफ़ा। अच्छा चलें, चंद सेकंड बाकी रह गए। शाहिद साहब ये बताएं, मुस्तफ़ा कमाल का कितना चांसेस है कि NA 249 में वो जीत जाएं? मुस्तफ़ा कमाल साहब जो हैं अगर उनको MQM सपोर्ट कर ले तो कुछ खातिर खा वोट मिल सकते हैं, वरना नहीं मिल सकते। अच्छा। MQM ने भी अपने कैंडिडेट जो हैं अब वो उन्होंने वो किए हुए हैं। MQM का जो एक मेंबर कौमी असम्बली रहा है सोहेल मंसूर, उनके भाई ने यहाँ से कागजात नामजदगी जमा कराए हैं और MQM जो है वो अपना कैंडिडेट विदड्रॉ नहीं करेगी। मेरे ख्याल में PTI
कैंडिडेट के हक में भी विड्रॉ नहीं करेगी। सोहेल मंसूर साहब का भाई जो MNA रह चुके हैं। एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो फैसल वावडा साहब ने इस्तीफा दिया इस सीट के ऊपर, जो अदालती जंग लड़ी है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हमारे जो कादिर खान मंदूखेल साहब ने लड़ी है, जिस बुनियाद के ऊपर फैसल वावडा को मजबूर होकर इस सीट से इस्तीफा देना पड़ा। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो हमारी लीडरशिप है, जो कादिर खान मंदूखेल साहब जो वहाँ पे उस हल्के के उम्मीदवार हैं, उन्होंने भी इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है उनका कि फैसल वावडा जैसे आदमी को रिजाइन करके यहाँ से जाना पड़ा। उनके लिए पीडीएम हम लेकिन जो भी देखे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हर कारकुन अपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की आवाज़ पे लब्बैक कहेगा। अगर चेयरमैन साहब पीडीएम के इताद में टिकट दे रहे हैं तो उसमें मेरे ख्याल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के किसी भी शख्स को कोई एतराज़ नहीं होगा और कादिर खान मंदूखेल साहब समेत सब तमाम लोगों को पार्टी के फैसले का एहतराम करना पड़ेगा। सबको एहतराम करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सरदार नज़ाकत साहब, शाहिद जितोई साहब, सायरा अफजल तारड़ साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आलमगीर साहब। ये एक ऐसा मार्का होने जा रहा है NA 249 जिसमें इमरान खान साहब ने 1997 में इंतखाबात में शिरकत करके सिर्फ 2000 वोट लिए थे। मुस्लिम लीग नून का ये मजबूत हल्का रहा है, MQM भी यहाँ से जीतती रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी जीती है, मुस्लिम लीग नून बहुत करीब है। तो ये हल्का एक ऐसा है कि जिसके अंदर पता चलेगा अगर PDM का एक कैंडिडेट होता है तो फिर हुकूमत की जो शिकस्त है, PTI की शिकस्त, वो यकीनी हो सकती है। लेकिन बहरहाल एक ऐसा मार्का है, उसमें नजर आएगा कि कौन कामयाब होता है। कुछ दिन बाकी हैं, फैसला होना भी बाकी है कि मुत्तफिका कैंडिडेट आता है या नहीं। लेकिन प्रोग्राम यह मैं ख़त्म कर रहा हूँ। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।